पिछले एपिसोड में हमने देखा उस फायर को देख फादर थॉमस कहते हैं मिरेकल होलीनेस सच में एक मिरेकल हुआ है। और दूसरी ओर जेचरी बियांका को गोद में लेकर रोने लगता है। देन हम नेक्स्ट सीन में एलेक को बेरिस खाते हुए देखते हैं। वहाँ बेरिस खाते हुए अपने हाथों में और मुंह में लगा लेता है और वो एक बच्चे को कहता है क्या तुम परेशानी में हो, गेस्टन उठो, सूरज टावर तक पहुँच चुका है, अब हमें जाना चाहिए। यहाँ कहकर वो गेस्टन को खड़ा करता है और वहाँ से भागने लगता है। तो गेस्टन कहता है रुको एलेक, मेरा वेट करो। फिर वो भागते हुए महल के अंदर जाते हैं और वो विशन से टकरा जाते हैं। तो विशन बोलता है ओह डियर, अगर तुम ऐसे भागते रहोगे लड़को तो तुम्हें चोट लग जाएगी। इस पे एलेक करता है सॉरी विशन। यहाँ कहने के बाद वो फिर से भागने लगता है। तो उन दोनों को देख इवोन कहती है एलेक और गेस्टन। इवोन को देखकर फिर एलेक कहता है नैनी और गेस्टन कहता है मदर। इससे हमें पता चलता है कि गेस्टन इवोन का सन है। फिर इवोन उन दोनों के पास जाती है और एलेक को पकड़ने लगती है। तो एलेक बोलता है नहीं, हमें देर हो रही है। तो इवोन बोलते हैं अगर आप इस तरह से जाओगे तो आप और ज्यादा परेशानी में पड़ जाओगे। फिर वो एलेक के मुंह और हाथों को पोंछने लगती है और कहती है अच्छा, मैंने तुम दोनों से कहा था कि तुम दोनों इतनी सारी रास्पबेरीज खाकर पेट भर कर सो जाओगे। इस पे एलेक कहता है लेकिन लेनी यह नेचुरल है, मैं उसे नहीं खाना चाहता लेकिन खुद को खाने से रोक भी नहीं पाता। फिर इवोन गेस्टन के हाथ मुंह को साफ करने लगती है। तो एलेक कहता है ठीक है गेस्टन। फिर इवोन कहती है आप उस नदी के किनारे वाले रास्पबेरीज के बीजों को तब तक तोड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। मैं सही कर रही हूँ ना? तो एलेक हंसते हुए कहता है हाँ, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन सबको गैसवर देख रहा होता है और स्माइल करता है। फिर इवोन उन दोनों को हक करती है और कहती है ठीक है, सब कुछ साफ कर दिया, आप जल्दी से वापस आ जाना। यहाँ कहकर वो उन दोनों को वहाँ से जाने देती है। फिर वो दोनों रॉबर्ट के पास जाते हैं। तो रॉबर्ट कहता है तुम लेट हो। फिर एलेक कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर। तो रॉबर्ट कहता है क्या आप अपने साथियों के साथ बैटलफील्ड में जाने के लिए माफी मांगोगे? फिर वो उन दोनों को फील्ड में चक्कर लगाने के लिए कहता है। फिर वो दोनों चक्कर लगाने लगते हैं। तो रॉबर्ट कहता है जो लोग इतना छोटा सा बाधा नहीं निभा सकते वे कैसे बच सकते हैं? क्या आप दोनों एक नाइट बनने के बारे में सोचते भी हैं? उसी टाइम वहाँ पे सबे आता है और वो कहता है सर रॉबर्ट उनके साथ सहजता से पेश आए, इसके बाद उन्हें मेरे साथ हॉर्स राइड का भी लेसन लेना है। तो रॉबर्ट बोलता है मैं आज ही उन्हें दौड़ाने वाला, वह सुबह से नदी के पास खेलने के बाद थक गए होंगे। देन हम नाइट का टाइम देखते हैं। इवोन एलेक को सुलाती है। तो एलेक कहता है नहीं मुझे एक स्टोरी सुनाओ। इसमें इवोन कहती है पिछली बार हमने कहाँ छोड़ा था। इस पे एलेक कहता है जिस दिन मैं पैदा हुआ था। फिर इवोन अपनी स्टोरी कहती है अफवाह है कि ऑर्नो में एक मिरेकल हुआ है। पूरे महाद्वीप में फैला हुआ ओरेगन और कश्तिया दोनों से परे। और वापस लौटने के तुरंत ही बाद प्रिंसेस ऑर्डो को किंग का ताज पहनाया गया। और ओरेगन जिसने रॉयल सत्ता के परिवर्तन के द्वारा अपनी सीमाओं पर सेब्रन सेना का सामना किया, उन्होंने लास्ट तक सरेंडर कर दिया। फिर हम नेक्स्ट सीन में ऑर्डो के गार्डन में देखते हैं। ऑर्डो कहती है युद्ध के लिए आपके मुआवजे के संबंध में ड्यूक ऑर्नो, मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि आप इस युद्ध को खत्म करने के लिए एकदम सही पर्सन है। मैंने सुना है कि आप अपने बच्चे एलेक से बहुत ही प्यार करते हो। मैं समझती हूँ कि उस टाइम अपने बच्चे को अकेला छोड़ना कठिन होगा। जब वहाँ बहुत ही प्यारा होगा तो क्या आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? उस दिन के बाद जेचरी ऑर्डो के साथ रहा और ओरेगन के साथ युद्ध को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाई। हालांकि युद्ध का मुआवजा युद्ध जितना आसान नहीं था इसे पूरा करना। फिर एक पर्सन कुछ पेपरों को लेकर आता है और कहता है कि आपके हाथ में सीक्रेट वेपन नहीं है योर हाइनेस। यहाँ कुछ ऐसा काम है जो मैं नहीं करना चाहता, भले ही मैं आपके पोजीशन में होता। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ परफेक्ट टाइम है? यहाँ सुन जेचरी सोचने लगता है। और फिर इस तरह जेचरी ने अपने सीक्रेट वेपन को ओरेगन के दूत के रूप में इन्वर्ट करने का डिसीजन लिया। देन हम ओरेगन में देखते हैं जेचरी एक गाड़ी के सामने खड़ा होता है और कहता है मैं भाभी चाहता हूँ आपको हमारे बच्चे से अलग करने और ओरेगन तक आपको आने में मजबूर करने के लिए। यहाँ कहकर वो अपना हाथ बढ़ाता है। वो बियांका होती है जो जेचरी का हाथ पकड़ती है और गुस्से में कहती है ऐसे कितने साल हो गए मेरे हस्बैंड के चेहरे को देखने का, यही एकमात्र तरीका है? तो इस पे जेचरी कहता है हाँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। फिर भी हीरो जेचरी जिसे आयरन मेरिट के काउंट के रूप में भी जाना जाता था, उसका अकेला ही ओरेगन पर ग्रेट फोर्स था। एक बार संत बियांका ने उस पर्सन के बारे में पूछा जो रिपेरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ओरेगन को एहसास हो गया कि वहाँ युद्ध का और बोझ नहीं उठा पाएंगे और इसी वजह से उन दोनों नेशन के बीच एक कॉन्टेक्ट हुआ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेचरी कहता है थैंक यू बियांका, थैंक यू, आपकी वजह से ही मैं रिपेरेशन के डिफिकल्ट प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर पाया। इसमें बियांका कहती है थैंक यू कहना अच्छा है लेकिन मैं अपने हस्बैंड से एक गिफ्ट लेना चाहती हूँ। यहाँ के घर बियांका जेचरी के शर्ट को खींचकर अपनी तरफ लाती है और उसे किस करती है। फिर कुछ घंटों के बाद बियांका जेचरी से कहती है आप किस बारे में सोच रहे हैं? तो जेचरी कहता है बस एक चीज के बारे में, मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ जब मैंने तुम्हें खो दिया था। हर किसी को उस दिन के मिरेकल को प्रॉपर्ली याद रहा होगा लेकिन उस दिन मेरे लिए सरप्राइज था।
वह हमेशा से आती थी बियांका। यहाँ कहने के बाद जेचरी और बियांका दोनों हक करते हैं। देन यवोन अपनी स्टोरी को सुनाती है। वो कहती है अगर उनका बिजनेस मैरिज होता फिर उन्होंने अपने अरेंज मैरिज को बर्बाद कर दिया होता। बिजनेस से लेकर लव तक यहाँ एक ऐसी फीलिंग है जिसका कोई भी आकार नहीं है। इसमें ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस होता है। हालांकि उन्होंने अपनी सुविधा के कारण अपनी शादी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उनके लव मैरिज और भी खुशी से भरी हुई थी। यह किसी और की तुलना में ज्यादा सक्सेसफुल था। संट बियांका और जेचरी ड्यूक ऑफ द अर्नो की स्टोरी, जिसे आमतौर पर अरेंज मैरिज के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यह स्टोरी उनके बेटे को सोते टाइम सुनाने के लिए किया गया था, जो अभी अर्नो के आर्किड्यूक थे और अलेक्जेंडर द अर्नो संयुक्त महाद्वीप ओरेगन के पहले सम्राट। और यहाँ बात भी ज्ञात हो गई कि अर्नो के लेस बिजनेस से उन्होंने बहुत ही ज्यादा इनकम अर्जित किया। लेस का बिजनेस कैसे शुरू हुआ और कैसे निको द अर्नो एक मास्टर मूर्तिकार बन गया, यहाँ डचेस बियांका द अर्नो के लिए सबसे ग्रेट अचीवमेंट कहा गया है। निको की कई कृतियां ऐसी भी है जो बियांका की अचीवमेंट को दिखाती है। और यहाँ भी पता था कि संत के प्रति उसका स्नेह यहाँ अन्य से कई अधिक था। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की शादी की संबंध में एक महान ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में संबोधित किया गया। उस टाइम यहाँ बात ज्ञात थी कि जल्दी शादी करने का कस्टम यहाँ एक बिजनेस था जिसमें फीलिंग की कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन जब से बियांका की स्टोरी को सौंपी गई थी वहाँ आइडिया एक पास्टरी का टुकड़ा बन चुका था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एलेक बियांका से कहता है मॉम हमें और कितना टाइम लगेगा। तो बियांका स्माइल करती है और उसे जेचरी के पास ले जाती है। फिर एलेक जेचरी को देख चिल्लाते हुए कहता है फादर। इसके बाद बियांका एक लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि काफी टाइम हो गया जब से मैंने लेटर लिखा है। क्या आपसे सभी प्यार करने वाले ठीक है? मैं श्योर हूँ कि आप हमारी स्टोरी जानना चाहते हैं। मेरा मतलब है मेरी और मेरे हस्बैंड की स्टोरी से है। यहाँ ऐसी स्टोरी है जिसे मैं दूसरों को अच्छे से नहीं बता सकूंगी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप इसे एंजॉय करेंगे। इस लेटर को कैथी ने लिखा था और कैथी अपनी स्टोरी कहती है। हम एक सीन में देखते हैं एक फिजिशियन कहता है कांग्रेचुलेशन काउंट दोवे, आपकी वाइफ की हालत अब ठीक है। इसमें काउंटेस दोवे रोते हुए कहती है ओ माय गुडनेस, भगवान का शुक्र है। फिर वहाँ पे कैथी लाती है और वो कहती है कांग्रेचुलेशन मॉम आपकी रिकवरी के लिए। तो उसकी मॉम बोलती है कैथी मेरे पास आओ मेरे बच्चे। फिर कैथी अपनी स्टोरी में कहती है 3 बार बच्चों को जन्म देने के बाद मेरी मॉम की हेल्थ खराब हो गई। अगर उनके डियर हस्बैंड की पहली संतान बेटा होता तो मेरी मॉम को उत्तराधिकारी को पैदा करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी होती। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कैथी के साथ एक पर्सन होती है जो कि कहती है क्या आप इसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करने जाते हैं मिस? तो कैथी कहती है हाँ, जब तक मेरी मॉम ठीक रहेगी तब तक मेरे छोटे भाई बहन को सेफली पैदा किया जाएगा। इसमें वो लेडी बोलती है भगवान सच में मैडम की हालत इतनी खराब है तो फिर वहाँ उत्तराधिकारी को पैदा करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? वहाँ एक दामाद को भी ला सकती है क्योंकि आपकी जल्दी ही शादी हो जाएगी। कश्तिया में तो यहाँ भी अफवाह है कि हाउस तोहफे के बाद सब कुछ है, आखिरकार उनमें क्या कमी है? तो कैथी कहती है मेरे बाल लाल है और मेरे चेहरे पर बहुत सारे फ्रेकल है इसलिए। और मैं अगली हूँ यहाँ से। वो लेडी चौंकती है कहती है मिस आप बहुत ही प्यारी और सुंदर है। मेरे होम टाउन में लाल बालों को होना जुनून का सिंबल है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप अगली है? इसे वापस ले लो, अभी वापस ले लो। तो कैथी घबराती है कहती है राय अगर आप इतनी ऊंची आवाज में कहेंगे। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और वो कहता है हेलो मिस, क्या आप आज भी प्रे करने के लिए आए हैं? तो इस पे राय कहती है हे भगवान, यहाँ वही ठग है जो फिर से आ गया। तो कैथी कहती है हेलो। फिर वो लड़का जो कि मैक्सी होता है वो हंसते हुए कहता है तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो? तो कैथी कहती है मुझे माफ कर देना, मेरे में थोड़े रूड है। अब आप मुझे क्या दिखाने वाले हैं? तो मैक्सी सीढ़ियों के पास बैठ जाता है और अपने बैग में से एक बॉक्स निकालता है और एक शीशी दिखाते हुए कहता है यहाँ सुगंधित कागज है और गुलाबी बैगनी रंग से रंगा हुआ है, क्या आप इसे सुगंध को सूंघना चाहेंगे? तो कैथी कहती है यहाँ गुलाबी और बैगनी रंग यहाँ होप का सिंबल है। फिर मैक्सी कहता है पुजारी से कहे कि प्रार्थना करते टाइम इसे जला दे, यदि ईश्वर को यहाँ प्रार्थना प्राप्त हुई तो वह इसे याद रखेगा। तो कैथी उस पेपर को लेती है और राय से कहती है राय। फिर राय एक कॉइन को निकालते हुए कहती है हाँ 1 मिनट रुको, और वह मैक्सी को कॉइन देते। फिर कैथी कहती है आज के लिए थैंक यू। फिर मैक्सी कहता है मैं ही वो पर्सन हूँ जो हमेशा आभारी हूँ मिस, मैं यहाँ आशा करता हूँ कि आपकी प्रार्थना पूरी हो। फिर वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं और राय कैथी से कहती है हे भगवान मिस, आप फिर से धोखा खा गई। क्या आप सच में सोचते हैं कि परमेश्वर यहाँ सूंघ सकता है? तो कैथी कहती है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पॉसिबल हो सकता है? किसी को भी अच्छा लगेगा अगर कोई उसे खुशबू वाली चीज दे। क्या आपको नहीं लगता कि प्रार्थना के साथ भी यही बात लागू होती है? मैं इस पर बिलीव करना चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। और वो अपनी स्टोरी में कहती है वहाँ जरूर मेल के कागज होंगे जिसमें उसने इत्र को छिड़क कर बेच दिया होगा। मैं उस टाइम बहुत ही भोली थी, हालांकि मैं बहुत ही डिस्पेरेट भी थी।
और फिर छोटी कैटल मनी मन कहती है, हे भगवान प्लीज मेरी मॉम और मेरे होने वाले छोटे भाई बहन का ध्यान रखे, प्लीज मेरे मॉम को उसके कष्टों से मुक्त करे और इस बार उत्तराधिकारी को जन्म देने के लिए मदद करे। यहाँ सब मैक्सी देखता है, तभी वहाँ पे एक फादर आता है और वो कहता है, क्या आप ऐसा करके कोई पैसा कमाते हैं? मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तुम बाकी लड़कों से ज्यादा होशियार हो, लेकिन यहाँ भीख मांगने से किस तरह से अलग हो सकता है? इस पे मैक्सी कहता है, मैं किसी को भी सेल नहीं करता, यहाँ बस मेरी एक हॉबी है, मैं अन्य तरीकों से भी धन कमा रहा हूँ, भले ही आप इसकी चिंता ना करें। यहाँ एक ट्रैक है, एग्जाम्पल के लिए प्लीज मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी बात कहनी है जो आपको परेशान कर रही है मिलॉर्ड? ओहो, क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो किसी की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, खासकर नवजात शिशुओं का? मैं आपके लिए उनके सीक्रेट को खोज सकता हूँ क्योंकि आप ही है जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यह काम सस्ते में कर दूंगा। यहाँ के गर्भवान से जाने लगता है। फिर वो पृष्ठ बोलता है, मत भूलिए कि अगर आप बहुत सारे शत्रु बना लेंगे तो आपके शत्रु पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटेंगे मेरे बेटे मैक्सी। फिर हम पहले सीन में देखते हैं जब कैथिल लेटर लिख रही होती है, तभी उसका हस्बैंड मैक्सी आता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तो कैथिल कहती है, मैक्सी मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि मैं भी अंकल को अपनी स्टोरी की लेटर भेज रही हूँ। तो मैक्सी वहाँ लेटर लेता है और कहता है, हाँ आइए देखते हैं कि आपने कितना लिखा। तो कैथिल उसे छीनती हुई कहती है, मैक्सी इसे वापस दे दो, मैंने बस इसे लिखना शुरू ही किया है, यहाँ एम्बैरेसिंग है। फिर मैक्सी वहाँ लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, उसने जरूर कागज को मिल कागज से लिया होगा और उस पर इत्र को छिड़क दिया होगा। और वो कहता है, कैथिल क्या यहाँ उस लड़के के बारे में जिसने तुम्हें गुलाबी कागज को बेचा था, क्या वो तुम्हें अभी भी याद है? तो कैथिल स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, जब मैं छोटी थी तो प्रे करने के लिए लाहौस के कैथेड्रल में जाती थी, मैंने उससे हर तरह के आइटम को खरीदा, हालांकि मेरी मेट राय को यहाँ पसंद नहीं था। मुझे याद है कि ना मैंने केवल कागज को खरीदा था बल्कि कुछ पाउडरों को भी खरीदा था जिसे मेरी मोमबत्तियों को छिड़कने से एक चमत्कार था, वह हरे रंग में बदल जाती थी। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फिर मैक्सी कहता है, वहाँ तांबे का पाउडर था। फिर कैथल कहती है, क्या आपने कुछ कहा मैक्सी? तो मैक्सी कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ से है, लेकिन मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। उस टाइम उस कागज का प्राइस कस्टिया से भी ज्यादा था। इसके बाद हम फिर से उसी स्टोरी में देखते हैं, मैक्सी एक शॉप में जाता है और कहता है, हेलो। फिर वहाँ शॉपकीपर बोलता है, लॉर्ड मैक्सी वेलकम। तो मैक्सी उससे कहता है, मैंने पिछली बार के कस्टियन पेपर को अच्छा यूज किया। इस पे शॉपकीपर बोलता है, आपके द्वारा दिए गई जानकारी के कारण ही मैं इसे खरीद पाया। ओह, वही क्राफ्ट शॉप अगले महीने और भी हाई क्वालिटी वाली पेपर को भेजने वाले हैं। तो मैक्सी बोलता है, नहीं मेरे पास बहुत सारे पेपर है, लेकिन क्या वो आपके पास आई थी? फिर शॉपकीपर बोलता है, हाँ वो इधर आपका वेट कर रही है। तो मैक्सी उधर जाता है और कहता है, हेलो गुड इवनिंग। वहाँ लेडी राय होती है और वो कहती है, वेलकम ठग। तो मैक्सी वहाँ पे बैठता है और कहता है, शायद यहाँ इसलिए है क्योंकि हाउस तोहफे में कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन मैंने देखा है मिस कैथिल अधिक बार बाहर जाती रहती है, लेकिन वो अपने साथ कोई गार्ड को क्यों नहीं लाती? इस पर राय कहती है, हाउस में ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ बात ना जानता हो कि लाल वालों वाली कुलीन लेडी और उसकी कस्टिया में हाउस तोहफे से रिलेटिव है। यहाँ उसके फादर ही थे जिन्हें यहाँ ठीक समझा और उन्हें ऑर्डर दिया कि उन्हें कोई भी गार्ड की जरूरत नहीं है। तो मैक्सी बोलता है, फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि सेवरन अभी भी ओरेगन के साथ युद्ध में है। भले ही हम शहर में हो, लेकिन फिर भी युद्ध में उभरे हुए गुमनाम हीरो जिन्हें जाहिर तौर पर बेरन के ऑर्नो के नाम से जाना जाता है, वह अभी भी उनका मुकाबला कर रहा है और इंटरनेशनल के मामले अभी भी अस्थिर है। इस पर राय कहती है, तुम बकवास कर रहे हो, जब मुझे पता चला कि तुम सिर्फ मिसिस के बारे में टेंशन में हो। यहाँ सुन मैक्सी शर्माने लगता है और कहता है, तो तुम जानती हो? तो राय कहती है, क्या भूल गए हैं कि मैं कितनी समझदार हो सकती हूँ? यहाँ क्लियर है कि आपने मुझे हाउस तोहफे पर नजर रखने के लिए क्यों कहा और आप यहाँ क्यों घूमते रहते हो। मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, लेकिन तुम ऐसी चीजें कर रहे हो जो उसे परेशान कर देगी। तो मैक्सी कहता है, जैसा कि आप कह रहे हैं वो बहुत ही परेशान हो जाएगी, है ना? वह यहाँ नहीं जानती होगी कि मैं किस तरह से दुष्ट हूँ, तो सच में यहाँ है ना? मैं उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए ऐसा करता रहता हूँ। तो राय कहती है, हाँ मैं थोड़ा कठोर थी, है ना? मैं बस थोड़ा खरोचने की कोशिश कर रही थी, तो इसे दिल में मत लेना। फिर मैक्सी कहता है, नहीं राय तुम ठीक हो, मैं जानता हूँ कि यहाँ इम्पूलर और लो है। मेरे जैसे नाजायज औलाद के लिए एक नॉर्मल लेडी को ऐसे सीक्रेटली देखना मैं जानता हूँ। तो राय पूछती है, आप मेरी लेडी से कैसे मिले थे? तो हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मैक्सी का क्या हवा के कारण उड़ जाता है, जिसे देख मैक्सी मनी मन कहता है, यहाँ कोई स्पेशली चीज नहीं है जिसे मैं अच्छे से रख सकूं इसलिए। और फिर वो कहता है,
है। मैंने सोचा कि अगर यहाँ गायब हो गया तो इसमें कोई भी मदद नहीं की जा सकेगी। यहाँ पहली बार था कि कोई और मेरी खातिर इतनी बेताबी से आगे बढ़ा। इसके अलावा यहाँ पहली बार था कि एक नेक लड़की ने मेरे जैसे लो मैन के लिए कुछ किया। फिर भी मैं अपने पोजीशन के कारण उससे कांटेक्ट करने के लिए अनेबल था। मैं श्योर हूँ कि मैं उसके लाइफ में कभी भी कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं बन पाऊंगा। अगर सच में कोई गॉड है तो वह जरूर जानता होगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो मुझे याद रखे, मुझे एक छोटी सी गुजरती हुई खुशी के रूप में। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। फिर हम एंग मैक्सी को देखते हैं जो कि कैथल की ओर दिखता है और उसे हक कर लेता है। फिर वो मन ही मन कहता है मेरी यहाँ प्रे पूरी हो गई। फिर कैथल मन ही मन कहती है मैं सोच रही हूँ कि क्या उस दिन भगवान ने मेरे प्रे को सुना था। मैंने चर्च से सीखा कि प्रार्थना ईमानदारी से की जाती है। यहाँ कोई अनोखी बात नहीं है। शायद मैं ठीक से ईमानदार नहीं थी या शायद मैं अपनी प्रार्थनाओं में कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गई थी। मेरी मॉम और साथ ही मेरे छोटे भाई हाउस दोबे की उत्तराधिकारी, वो दोनों जन्म के बाद ही नहीं रह सके। फिर हम काउंटेस के फ्यूनरल में देखते हैं कैथल बहुत ही रोती है और यहाँ सब मैक्सी दूर से ही देख रहा होता है। फिर हम दूसरे और कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें से एक लेडी कहती है ओह डियर भाई, अब हाउस दोबे का क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि हमारा घर बहुत ही प्रतिष्ठित है तो आपको फिर से शादी करना कैसा रहेगा? इसमें और एक लेडी बोलती है ऑफकोर्स वो फिर से शादी करने वाला है। जैसे कि उस लेडी का बार बार मिसकैरेज हो रहा था, उसे तुरंत ही तलाक देकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। इसमें काउंट दोबे चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर, मेरी पत्नी का अभी भी ताबूत नहीं निकला है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिर और एक सिस्टर बोलती है शांत हो जा मेरे छोटे भाई, आप अभी भी अपने वाइफ और अपनी बेटी से प्यार करते हैं। हालांकि हमारे पास कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं है जिसे हम एक बेटे के रूप में गोद ले सके। आज दोबे जो केवल यही फैक्ट सोचता था कि प्रिंस गोटियर वो किंग बनेंगे, लेकिन कौन जानता था कि जनता के राय जेकब को जो एक नाजायज बच्चे से बेहतर नहीं था वहाँ उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित होगा। मैं कह रही हूँ कि यहाँ डरावना है कि यहाँ सिर्फ राजघराने का मामला नहीं है मेरे छोटे भाई। अगर बाय चांस दूर के रिलेटिव के हेड जो आपके टाइटल के पीछे पड़ा हो, इसका मतलब यहाँ है कि मेरी प्यारी भतीजी कैथल की भी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। फिर कैथल अपनी स्टोरी कहती है मेरे फादर ने तो दोबारा शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उन्हें चिंता थी कि उनकी इकलौती बेटी जो उनकी प्यारी वाइफ से पैदा हुई थी वहाँ फैमिली की काली भेड़िया बन जाएगी अगर वो फिर से शादी करके एक उत्तराधिकारी प्राप्त करता है। इसके बाद काउंट दोबे अपने सिस्टर से कहता है मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता। और उस दिन से कैथल की आंटिया लिविंग दवान को ढूंढने के लिए जुट गई। फिर कैथल को सबके सामने बैठाया जाता है। उसे देख बहुत सारे लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या उन्होंने यहाँ नहीं कहा कि उसके मॉम के माध्यम में पहले प्रिंस गोटियर की चचेरी बहन थी जिसका निधन हो चुका है। मैंने सुना है कि उस फैमिली की सभी बेटियां बहुत ही सुंदर थी और उनके बाल सुनहरे थे। ऐसा लगता है कि वो अपनी मॉम की तरह नहीं दिखती है। यहाँ देखकर कि उसके बाल कितने भड़कीले लाल है। इस अफवाह के कारण कि उसके मॉम का 4 बार मिसकैरेज हुआ था। बहुत सारी फैमिली होंगी जो इस लेडी की एबिलिटी पर डाउट करेंगे। इसके बाद राय कैथल से कहती है क्या मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लाऊं मैडम? तो कैथल कहती है हाँ जरूर। यहाँ कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो सभी लेडी से उसे देखकर कहते हैं एक कश्तिया मेट। हालांकि कश्तिया अभी के लिए हेल्पर हो सकते हैं जब ऐसी राजनीतिक अवस्था हो। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ एक एनिमी बन सकता है? फिर हम अगले सीन में देखते हैं कैथल अपने बालों को काट देती है और राय से कहती है हाँ मुझे लगता है कि इसे काट देना बेहतर होगा। आपको क्या लगता है राय? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ मुझ पर अच्छा लगेगा? तो राय कहती है क्योंकि मैं कश्तिया हूँ इसलिए मुझे इस बात से कोई भी दुख नहीं है कि मैं एक हाउस दोबे को छोड़ रही हूँ। अभी यहाँ सब कुछ आपके लिए है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दुखी हो रहे हैं और यहाँ बात मुझे भी दुख पहुँचाती है। यहाँ सुन कैथल भी रोने लग जाती है। फिर कैथल अपनी स्टोरी कहती है मुझे पता है कि मैं किस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हो सकती हूँ। क्या यहाँ किसी अन्य पर्सन की नजरों में पर्याप्त नहीं होगा? हालांकि मेरे बाल गहरे लाल और घुंघरालू थे लेकिन मुझे यहाँ बहुत ही पसंद थे। मेरा मानना है कि यही कारण है कि मैं अभी अपने बालों को नहीं बढ़ा पाती हूँ क्योंकि ऐसी घटनाएं मेरे दिल में एक बड़ा घाव बना गई है। इसके बाद कैथल राय को अलविदा कहते हैं तो राय वहाँ से जाने लगती है। उसके साथ मैक्सी भी होता है जो कि कहता है यहाँ एक अमेजिंग फैमिली है हाउस दोबे। यहाँ तक कि वो एक फॉरेनर मेड को बंदरगाह तक छोड़ने के लिए गाड़ी भी बुलाया क्योंकि वो घर जा रही है। इसमें राय कहती है आप सही कह रहे हैं, वो अच्छे लोग हैं। फैमिली के हेड से लेकर लेट मैडम में वो सभी शाकाहारी थे। तीनों आंटीज भी वेजिटेरियन थे लेकिन वे उन बेल की तरह थे। लेकिन उन्होंने मेरे सिफारिश लेटर में मेरे बारे में बहुत ही अच्छे शब्द लिखे थे। मैं डेजी में काम करने के लिए एबल हो पाऊंगी जहाँ पे मेरी मॉम मेन हेड के रूप में काम करती है। मैं बस वापस आकर खुश हूँ। लेकिन ठग, क्या आप श्योर है कि आप इससे संतुष्ट हैं? अपने मॉम की डेथ के बाद अब मैडम को ज्यादा पीड़ा होगी क्योंकि वो मानते हैं कि उसकी फैमिली में जो कुछ भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ, इसलिए वो अकेले ही इस तरह
अलग ही अशांति से गुजर रही है। तो मैक्सी बोलता है लेकिन मैं, फिर राय बोलती है मैं जानती हूँ लेकिन आप बहुत ही स्मार्ट है। आपने पेपर शॉप के मालिक और कस्टमर मर्चेंट के ग्रुप के बीच एक पुल स्थापित किया जबकि वो किराए के बारे में टेंशन में थे, और वहाँ आप ही के कारण हुआ कि लाहौर में बिना किसी टेंशन के फॉरेनर होने के कारण भी मुझे परेशानी नहीं हुई। मैं श्योर हूँ कि आप अपने लिए एक यूनिक सोल्यूशन ढूंढने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बस इसे खुद ही सॉल्व करना है। क्या आप उस पर्सन को जिंदगी भर दुखी में देखना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते हैं? इसके बारे में सोचिए मैक्सी, ऐसा कुछ जरूर होगा जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं मैक्सी। तो मैक्सी मन मन कहता है यहाँ बॉय, अगर मैं ऐसा करूँ तो डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। मैंने ये श्योर किया था कि मैं किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाऊंगा, लेकिन यहाँ सब कुछ लेडी कैथल के लिए है। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।